थी। आज हम पढ़ने वाले हैं फंड फ्लो एनालिसिस। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था रेशियो एनालिसिस के बारे में, और आज हम उसी के आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे फंड फ्लो एनालिसिस या फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट को या फंड फ्लो एनालिसिस को जानने के लिए सबसे पहले तो आपका जानना ये इम्पोर्टेंट है कि फंड क्या होता है। फंड मतलब जो हम बचा के रख सकते हैं, हमारा प्रॉफिट कॉस्ट सारी चीज़ों का जो है कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास बचता है, जो फंड हमारे पास इकट्ठा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंड कहते हैं। जो चीज़ें बाद में बचती है उसे क्या कहते हैं, हम फंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने स्टार्टिंग बिजनेस जो है वो उसकी करंट असेट्स या स्टार्टिंग जो बिजनेस की है वो की है 2 लाख से, और उसका जो ओवरऑल लाइबिलिटीज वगैरह या जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं वो है 150 लाख के। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा या जो कह सकते हैं आप उसको उसमें से माइनस करके जो उसका अंतर हम निकालेंगे विच इज कॉल्ड 50,000 निकलेगा कि 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए जो माइनस कर दिए तो निकलेगा 50,000। तो वो 50,000 क्या कहलाएगा, हमारा फंड कहलाएगा। फंड जनरेट किया है हमने, क्या फंड जनरेट किया है, जो चीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं उसके फिर उसमें से जो खर्चा हो जाते हैं वो सारी चीज़ों को ओवरऑल कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है या आप कह सकते हो कि सारा जो है सबको देने के बाद में जो अमाउंट जो हमारे पास बचता है वो क्या कहलाता है, हमारा फंड कहलाता है। जो फंड जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको और फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फंड कहलाता है। नेक्स्ट इज फंड से ऑब्जेक्टिव्स, और फंड की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फंड फ्लो एनालिसिस या फंड फ्लो एनालिसिस या फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया कि फंड क्या होता है, मतलब कि प्रॉफिट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में से जो डिफरेंस निकलता है विच इज कॉल्ड फंड। अब नेक्स्ट इज फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम एक तरह से देखा जाए तो जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो अकाउंट जो है वो बनाते हैं तो उसमें 2 ईयर के जो अकाउंट है उसको कंपैरिजन करवाया जाता है। ये किस पर बेस्ड रहता है, 2 ईयर डेट पर बेस्ड रहता है। 2 साल के फंड को जो है वो कंपेयर करवाया जाता है। 2 साल के फंड को हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे और फिर क्या करेंगे, उससे फंड को जनरेट करेंगे, हमारे फंड को बताएंगे कि हमारा फंड फ्लो जो है एनालाइज हुआ है वो कितना हुआ है, किस हिसाब से हुआ। तो ये क्या कहलाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो एनालिसिस कहा जाता है। फंड फ्लो एनालिसिस मतलब कि जो चीज बची हुई है उसको एनालाइज करना और उसका स्टेटमेंट तैयार करना फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। साथ ही साथ फंड फ्लो किसके ऊपर काम करता है, 2 साल के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ए जो एक बिजनेसमैन है, या मैं अपने ऊपर से बताती हूँ आपको कि अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे फंड फ्लो स्टेटमेंट मेरे जो है वो 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, 1.5 लाख मेरी करंट लायबिलिटी हो गई और 50,000 मुझे जो है वो बचा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, उससे मेरा क्या करूँगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करूँगी। कैसा कि जो 50,000 है वो इस साल बचा है, तो पिछले साल मैंने क्या क्या चीज़ें जो है खर्चा करी थी, कैसे खर्चा करी थी, उसी का पूरा डाटा, पिछले साल की करंट असेट्स क्या थी मेरी, पिछले साल की करंट लायबिलिटी क्या थी, उसका फिर उसका जो है फंड निकलता है वो, और इस साल का जो फंड निकला है वो, उन दोनों का कंपैरिजन में करवाऊंगी तो क्या पता चलेगा मुझे, फंड फ्लो एनालाइज करके पता चलेगा कि मेरी मार्केट में मेरी बिजनेस की पोजीशन या मेरी पोजीशन जो है वो मार्केट में क्या है और किस हिसाब से मैं आगे फ्यूचर में अपना बिजनेस चला सकती हूँ या नहीं चला सकती हूँ। तो फंड फ्लो एनालिसिस करना मतलब कि फंड को एनालाइज करना, पहले से विश्लेषण करना कि जो पिछला फंड है उसको देखते हुए हम हमारे फंड को आगे तक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो ये सारा किसके अंदर आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगा। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य के ऊपर जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट काम करता है। तो फर्स्ट उद्देश्य है फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, मीन्स की फाइनेंशियली कंट्रोल की फाइनेंशियली जो चीजें हैं, जो मुद्रा से रिलेटेड चीजें हैं उसको कंट्रोल करना, उसको अच्छे से मैनेज करके रखना, इसके ऊपर हेल्पफुल ये रहता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होता ही सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर ही होता है। हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फाइनेंशियल तौर पर इसको एनालाइज करके इसको बनाया जाता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का पहला सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको कंट्रोल करता है।
सेकेंड है फॉर कॉम्परेटिव स्टडी, मैंने आपको बताई है कि कंपैरिजन करता है तो कॉम्परेटिव की स्टडी के लिए भी क्या करा जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि 2 साल के जितने भी फंड है उसको कंपेयर करवाना और उससे ये पता लगाना कि हम मार्केट में हमारी वैल्यू क्या है, हम मार्केट में इस्टेब्लिश रहते हैं या नहीं रह सकते, या हमें हमारा जो फंड फ्लो है वो ये बताता है कि हम मार्केट से और हमारा जो बिजनेस है उसको बंद कर देना चाहिए या आगे तक रन करना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, कॉम्परेटिव स्टडी के लिए भी हेल्पफुल रहता है। थर्ड वन इज फॉर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल रहता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है वो फंड तैयार करवाता है, कितने फंड है, हमने कितने का फंड तैयार किया, कैसे किया, ये सारी चीजें जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो ये क्या है, बिजनेस को स्टडी करता है और बिजनेस की चीजों को भी बताता है। तो इससे क्या हो सके, बिजनेस के सारे प्रॉफिट लॉस जितने इनकम आउटकम सारी चीजें बताता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या डिसीजन लेने में फायदेमंद रहता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करवाता है, हमारा डिसीजन लेना और आसान करवा देता है। थर्ड वन इज फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, पॉलिसीज को नई पॉलिसीज को लेकर आना, नई पॉलिसीज को चालू करवाना और नए पॉलिसीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रन करवाना, इस सारी चीजों का निर्देशन करना, ये इन सारी चीजों को डिटरमाइन करना, इन सारी चीजों को देखरेख करने का काम कौन करता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट ही सारी पॉलिसीज के बारे में हमें एनालाइज करवाता है कि हमने कौन कौन सी पॉलिसीज जो हमारे बिजनेस ने एस्टेब्लिश की है और कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को रन कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज फॉर ऑब्टेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या कराता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको बताता है। जैसे कि आपको नहीं पता कि पिछले साल आपने कितने जो है, आपको सिर्फ इतना पता है कि पिछले साल आपने प्रॉफिट कमाया था, अब आपको ये नहीं पता कि पिछले साल कितने सारे चीजें जो है कैसे हुई, क्या हुई, कितना आपने लगाया था, उस हिसाब से कितना इस साल जो है वो कितना लगाया, किस हिसाब से लगाया, इस साल के एक्सपेंसेस कैसे हुए, पिछले साल के एक्सपेंसेस जो है वो कैसे थे। तो ये सारी चीजों को जब आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, दो चीजों को एक साथ कैलकुलेट करना, अलग अलग कैलकुलेट करना आसान होता है, लेकिन दो चीजों को जब आप कंपेयर करवाते हैं तो और भी आसान हो जाता है। आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो वो तो अलग अलग कैलकुलेट रहेंगे, पर जब दो चीजों का या 2 साल के डाटा को एक साल आप कंपेयर करवाएंगे और जब कंपैरिजन की बात आती है तो फिर आपको यकीन होता है कि आपने पिछले साल कौन कौन सी गलतियां की थी जिस वजह से, या पिछले साल अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो इतनी अच्छी तरीके से कमाया है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट जो है कमाया है, और इस साल अगर आपने लॉस कमाया तो क्या स्ट्रेटेजी में फॉल हुआ, क्या स्ट्रेटेजी फेल हुई जिसकी वजह से आपने लॉस कमाया। तो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट रहता है ये क्या बताता है आपको कि दो साल का स्टेटमेंट तैयार करवाता है, 2 साल के स्टेटमेंट को एक साथ एक दूसरे से कंपेयर करवाना और ये पता करना कि हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है, या हम हमारी मार्केट कंडीशन क्या है, या हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं या लॉस की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद आता है फॉर्मेट ऑफ फंड फ्लो अकाउंट। अब कुछ फॉर्मेट होता है, हर अकाउंट को बनाने का एक फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का अलग फॉर्मेट था, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग फॉर्मेट था, बैलेंस शीट का भी एक अलग फॉर्मेट होता है, साथ ही साथ जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके अलग होते हैं, लेजर के अलग होते हैं। तो इसी प्रकार जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसको भी अलग फॉर्मेट के थ्रू जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें 4 तरह के वो होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। फर्स्ट में हम लिखते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, किस सोर्स से हमारा फंड जो है जनरेट हो रहा है, फिर उसके बाद सेकंड इसका अमाउंट लिख देते हैं। थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, कौन कौन सी चीजें जो है एप्लीकेबल हो रही है उस फंड में, एंड थर्ड वन इज उसका अमाउंट। तो ये दो जो आप कह सकते हो 2 अकाउंट्स जो है वो बनते हैं। इसी के साथ साथ इनको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप ऊपर की साइड सोर्सेस ऑफ फंड्स लिख लीजिए और उसका टोटल निकाल लीजिए, और नीचे जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड लिख लीजिए और उसका टोटल निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे भी आप ऐसे, या तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आप बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उस तरीके से भी इसको लिखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका दूसरा तरीका है, आप ऊपर सोर्सेस ऑफ फंड्स लिख दीजिए, उसका टोटल कर दीजिए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स लिख दीजिए, उसका टोटल कर दीजिए, और फिर उसका टोटल में
डिफरेंशिएट निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गए, दो तरीके हो गए इसको कैलकुलेट करने के। दो तरीके तो नहीं कह सकती, पर दो तरीके लिखने के हो गए। कैलकुलेट करने का तो एक ही तरीका होता है, बट लिखने के दो तरीके जो है वो उनके हो गए। किस तरीके से आप जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं या शो ऑफ कर सकते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाता है। अब नाम नेक्स्ट वन इज, इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो आती है। जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग में भी बताया थी कि क्या कौन कौन सी चीजें जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। तो इसी प्रकार मैं अब आपको बताऊंगी कि सोर्सेस ऑफ फंड्स में कौन कौन सी चीजें आती है और एप्लीकेशन ऑफ फंड में कौन कौन सी चीजें आती है और इससे क्या है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार होता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अकाउंट इज सोर्सेस ऑफ फंड्स। और सोर्सेस ऑफ फंड्स में फर्स्ट मैं बताने वाली कौन कौन सी चीजें जो है वो आती है, उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी फंड्स है वो आ जाएंगे। सेकेंड है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से जो चीजें हमने इशू की है वो आ जाएंगी। फिर है शेयर के इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स से जितनी भी चीजें इशू की है वो आ जाएंगी। सेकेंड है लॉन्ग टर्म लोन। हमने जो लंबे समय के लिए लोन लिया है वो इस साइड में आ जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट। हमारी कोई फिक्स एसेट्स थी जिसको हमने बेच दी, पुरानी हो गई थी, वो आ जाएगी। नॉन ट्रेडिंग रिसीवेबल। जो नॉन ट्रेडिंग रिसीवेबल अकाउंट है वो आ जाएगा। थर्ड इज डिबेंचर्स अकाउंट्स, और डिबेंचर्स अकाउंट से रिलेटेड भी चीजें इसमें आ जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर ये वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो अगर वो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो इस साइड में आएगी और इंक्रीज हो रही है तो उस एप्लीकेशन साइड में आएगी। फिर नेक्स्ट इज एप्लीकेशन की बात करेंगे तो लॉस फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से जितने भी लॉस आ रहे हैं वो लिख देंगे। परचेज फॉर एक फिक्स्ड एसेट। अगर कोई नए एसेट्स फिक्स्ड एसेट जो है परचेज किए, अगर सेल आउट किया तो आप सोर्सेज ऑफ फंड्स में लिख देंगे। और अगर आपने जनरेट किए, एप्लीकेबल किए, नहीं खरीदी तो आप एप्लीकेशन साइड्स में इसको लिख देंगे। सेकेंड इज पे ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिख सकते हो आप। तो आप उसको लायबिलिटी को पे कर रहे हो, अगर वो लायबिलिटी आप पे नहीं कर रहे हो तो वो किस में आएगी, सोर्सेज में। बट आप उसको अगर पे कर रहे हो तो किस में आएगी, एप्लीकेशंस में। उसके बाद आता है रिडम्पशंस ऑफ शेयर्स। शेयर्स में जो रिडम्पशंस है, जो शेयर्स जो है वो शेयर्स को कैसे डिविडेंड हम देते हैं, ये सारी चीजें जो है उसमें आएगी। उसके बाद में आता है शेयर कैपिटल, पे ऑफ नॉन ट्रेडिंग लायबिलिटी। और पे ऑफ नॉन ट्रेडिंग लायबिलिटी, जो नॉन ट्रेडिंग लायबिलिटी है जो पे की करती है। अब मैंने इधर लिखा था कि नॉन ट्रेडिंग लायबिलिटी जो कि नॉट पेमेंट है, जिसको पे नहीं किया वो सोर्सेस ऑफ फंड है, पर जिसको पे कर दिया वो नॉन ट्रेडिंग लायबिलिटी पे। जो पे ऑफ नॉन ट्रेडिंग लायबिलिटी जिसको पे कर दिया है वो एप्लीकेशन साइड में। उसके बाद इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वो एप्लीकेशन साइड में जाएगी। बट अगर वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रही है तो वो किस साइड में जाएगी, सोर्सेज ऑफ फंड्स में जाएगी। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपको समझ में आए, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। और इससे हम क्या निकालेंगे, हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है तैयार करेंगे। और इससे फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो ये थे फंड फ्लो स्टेटमेंट होते क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या फॉर्मेट के थ्रू हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। जितनी भी सारी चीजों में हम इशू करते हैं, हम सेल करते हैं, जिससे हमारे पास जो है सोर्स आ रहे हैं, आखिरकार हमने सेल की फिक्स्ड एसेट तो हमारे पास क्या है, पैसे आ रहे हैं। अगर हमने जो है नॉन ट्रेडिंग लायबिलिटी को पे किया तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। सोर्सेस है ये हमारे फंड्स के कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या कहलाएंगे, जो है वो इस साइड में आएंगे। सोर्सेस ऑफ फंड ये सोर्सेस है, इससे हमारे फंड्स क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, इससे हमारे पास क्या आ रहा है, फंड्स आ रहे हैं। तो ये किस साइड में आएंगे, सोर्सेस ऑफ फंड्स में। और जिस साइड से हमारे पास पैसे से जा रहे हैं हम उसे पे कर रहे हैं, जैसे पे ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या पे ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो कोई बहुत सारे लंबे समय से लोन ले रखा है उसको हमने पे कर दिया तो हमारे पास से क्या आ रहा है, पैसे जा रहे हैं। पे
परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा था, तो भैया फिक्स्ड एसेट परचेस करते तो हमारे पास से क्या जाएगी, अमाउंट चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसे भी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन साइड में जाएंगे। मतलब पैसों का आना हमारे लिए क्या बन जाता है, सोर्स बन जाता है फंड को जनरेट करने का। बट अगर पैसे हमारे पास से जा रहे हैं तो वो एप्लीकेशन बन जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो ये थे दो साइड जिससे हम क्या बना सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें जो है इंक्लूड हो सकती है और नहीं हो सकती है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए बनाया जाता है, ताकि 2 साल के जो भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डाटा है हमारे 2 साल का, उसको हम कंपेयर करवाते हैं, पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसकी निकालते हैं और उससे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है हम तैयार करते हैं। ये किस टाइप पे हम तैयार करते हैं, जब हमारा एंड होने लग जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम आखिरकार हम मार्केट से जो है वो एंडिंग ले रहे या अब हमारा बिजनेस आगे नहीं चल सकता, तो फिर हम जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते और पता लगाते हैं कि हमारी बिजनेस में कितने का फंड जो है वो जनरेट हुआ है और कितने का फंड जनरेट हो सकता है। या हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि क्या हम मार्केट में रह सकते हैं, मतलब कि क्या हम मार्केट पोजीशन को फेस ऑफ कर सकते हैं, हमारे बिजनेस जो है मार्केट में आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। तो हम ये किससे डिसाइड करते हैं या किससे कैलकुलेट करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आऊंगी कुछ न्यू या नए टॉपिक। इसी के साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक आपने इस रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और सारी चीजें जो हैं वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच तब तक के लिए।